गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इतिहास अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि 1914 में शुरू हुआ, तो उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो ये युद्ध लड़ा गया ब्रिटेन के द्वारा दूसरे देशों के खिलाफ, तो उस समय जो भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, गुलाम था। तो जितना भी इस युद्ध के अंदर खर्च हुआ, उस सारे खर्च को जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों से पूरा करना चाहती थी। उसने क्या किया, भारतीयों के ऊपर कर बढ़ा दिए, भारतीयों के ऊपर सीमा शुल्क बढ़ा दिए, और एक नया कर है वो लगाया गया, आय कर, जिसको इनकम टैक्स कहा जाता है। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा कि जो भारत के अंदर इस युद्ध के कारण एक जो आर्थिक और जो राजनीतिक समस्या है वो पैदा हो गई। भारत के जो लोग हैं, इस युद्ध के कारण जो अनाज की कीमतें हैं वो बढ़ गई, और जो लोग हैं वो 2 वक्त की जो रोटी है वो भी उनको नहीं मिल रही थी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो कायम था कि वस्तुओं की कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी। तीसरा जो कारण था, भारत के लोगों को ज़बरदस्ती जबरन इस युद्ध के अंदर शामिल किया गया, उनको सैनिकों के रूप में ले जा करके और दूसरे देशों के जो बॉर्डर थे उनके ऊपर ले जा करके उनसे युद्ध लड़वाया गया। लेकिन भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ इस उम्मीद के साथ दिया कि हो सकता है कि बाद में जा करके ये हमारे लिए कुछ रियायत या कुछ छूट हमें दे, जिससे जीवन आसान हो। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद जो उम्मीदें भारतीयों ने इस सरकार से लगाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो वो सारी जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फिर गया। उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटते हैं। तो जैसे ही वो आकर के देखते हैं देश का जो हाल है, देशवासियों का जो हाल है, तो यहाँ पर आकर के वो सत्याग्रह चलाते हैं। तो सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन था जो सत्य की शक्ति के ऊपर जोर देता था। उनका मानना था, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप सत्य के साथ हैं, तो बड़े से बड़ा जो आक्रमणकारी है, बड़े से बड़ा जो शोषण करने वाला है, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ज़रूरत क्या है कि आपको आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में प्रतिशोध या बदले की भावना आने की आवश्यकता नहीं है। आपने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है, आपने अहिंसा का रास्ता अपना करके और उस व्यक्ति की आत्मा को या उस जो शोषण करने वाला है उसकी आत्मा को झंझोड़ना है, ताकि वो खुद ही उसको ये महसूस हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। तो ये जो अहिंसा का रास्ता या सत्याग्रह का जो विचार है, सत्याग्रह 2 शब्दों को मिलाकर के बना हुआ है, सत्य प्लस आग्रह, इन सत्य के लिए आग्रह। तो महात्मा गांधी जी ने अपने इस विचार को भारत में अलग अलग जगहों पर 3 सत्याग्रह चलाए, उनके अंदर इसको अपनाया। तो पहला सत्याग्रह जो चला था वो 1916 में चंपारण बिहार में चला, वहाँ पर बागान मालिकों के खिलाफ इसको चलाया गया। दूसरा 1917 में खेड़ा गुजरात में, वहाँ पर किसानों का लगान माफ़ करने के लिए इसको चलाया गया। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद गुजरात में ये सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले जो लोग थे, मजदूर थे, उनके लिए इसको चलाया गया। और महात्मा गांधी जी को अपने इन 3 सत्याग्रहों में बहुत बड़ी कामयाबी है वो मिली, या ये 3 सत्याग्रह क्या रहे, कामयाब रहे। उसके बाद होता है एक और घटना घटती है 1919 में, रोलेट एक्ट। तो ये रोलेट एक्ट क्या था, इसको
बारीकी से समझने की आवश्यकता है। तो देखिए कि जब महात्मा गांधी को इन तीनों सत्याग्रहों में कामयाबी मिली तो उन्होंने इस कामयाबी से उत्साहित जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने 1919 में जो प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। ये कानून अंग्रेज़ों के द्वारा इसको बनाया गया था, इसको लागू किया गया था और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको पास किया गया था। भारतीय इस कानून के विरोध में थे। तो ये कानून क्या था, ये समझने की आवश्यकता है कि रोलेट एक्ट क्या था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने या कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है, हड़तालें करता है, तो उन गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, जो व्यक्ति इन प्रदर्शनों में भाग लेता है, हड़तालों में भाग लेता है, तो इनको पकड़ करके 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार उनको मिल गया था। वैसे हम किसी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद नहीं रख सकते, लेकिन ये रोलेट एक्ट जो पास हुआ तो इसके अंतर्गत भारतीयों को जो किसी प्रदर्शन, हड़ताल या किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है तो उसको पकड़ करके 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार है, वो मिल गया। तो महात्मा गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं वो इसका क्या करें, विरोध करें, लेकिन वो कैसा हो, अहिंसात्मक हो, किसी प्रकार की कोई मारपीट, कोई अप्रिय जो घटना है वो घटित नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने इस रोलेट एक्ट के विरोध में भारत के अंदर जो एक आंदोलन चलाया वो 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले एक हड़ताल है वो शुरू की और उससे इस आंदोलन का आगाज़ है वो होता है। उसके बाद क्या हुआ, विभिन्न शहरों के अंदर रैली, जुलूसों का आयोजन किया गया। इसमें रोलेट एक्ट के विरोध में क्या क्या हुआ, पहला, विभिन्न शहरों में रैली जो जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। जो रेलवे के पार्ट्स यहाँ बनते हैं तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग थे वो हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे एवं टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि कहीं ये रेलवे जो फैसिलिटी है या रेलवे है यही ना रुक जाए, या हमारा जो टेलीग्राफ यानी जो संचार प्रणाली है कहीं ये भंग ना हो जाए, तो कहीं भारतीय क्या है इस आंदोलन को एक बड़ा रूप ना दे दे। तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों का दमन करना शुरू कर दिया या इनके ऊपर क्रूरतापूर्ण जो व्यवहार है वो करना शुरू कर दिया। तो इसी के तहत अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोगों ने क्या किया, लोग गुस्सा हो गए, उन्होंने बैंकों में, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि जब इतना जो हिंसा है वो भड़क उठी तो उसके बाद शहर के अंदर, अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ होता है कि सेना का शासन लागू कर दिया। अब क्या है, शांति व्यवस्था बनाने की जो जिम्मेदारी है या उस जो हड़ताल ये हुई थी या जो हिंसात्मक प्रदर्शन ये हो रहे थे, इनको दबाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, सेना को दे दी गई। और इसका जो मुखिया था सेना का वो कौन था, जनरल डायर, उसने इसकी जो कमान है वो संभाली या वो जिम्मेदारी है वो ली। उसके बाद क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसको याद करने की आवश्यकता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये क्या था, उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। तो बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। बैसाखी एक त्यौहार है पंजाब में जो फसल, गेहूं की फसल कटने के साथ इसको मनाया जाता है। और
लोग क्या है, ये त्यौहार मनाने के लिए एक मैदान के अंदर इकट्ठा हुए, जलियांवाला बाग मैदान में। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। लोग वहाँ इकट्ठा क्यों हुए थे? ताकि रोलेट एक्ट का विरोध किया जा सके। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। तो लोगों को ये पता नहीं था, लोग इस बात से अनजान थे कि सेना का शासन है वो लागू हो चुका है। मार्शल लॉ के दौरान सेना का शासन जब होता है तो कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति क्या है प्रदर्शन करता हुआ या इकट्ठा अगर कोई होता है तो उसके ऊपर गोली चलाने के आदेश हैं वो होते हैं। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। और उसने कहा कि मैं तो इन क्रांतिकारियों के मन में या सत्याग्रहियों के मन में दहशत और डर का भाव है वो पैदा करना चाहता था, ताकि ये किसी भी कानून के खिलाफ आवाज़ न उठा सके। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो घट जाता है कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब के अंदर ये होता है। और जलियांवाला बाग जो आप में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा, वहाँ पर आज भी गोलियों के निशान हैं वो दीवारों के ऊपर देखने को मिलते हैं। और वहाँ की बताया जाता है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो आज भी लाल है, कि इतना खून वहाँ पे लोगों का बहा था, या इतने सारे लोग वहाँ पर मारे गए थे। और एक कुआं वहाँ पर बीच में है, वो कुआं क्या है, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर कूद गए थे और वो कुआं लाशों का भर गया था। उसके बाद देखिए कि जैसे जैसे ये जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, मतलब पुलिस से हाथापाई होने लगी, और सरकारी इमारतों पर लोग हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्यवाहियों को निर्ममता से, बड़ी क्रूरता के साथ कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी, नहीं, उनको अपमानित करना चाहती थी, उनको डराना चाहती थी। सत्याग्रही जो थे उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने, और सारे जो साहिब थे, जितने अंग्रेज अधिकारी थे, उनको सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव जैसे कि गुजरावाला एक गांव है पंजाब में, उस पर के ऊपर बम तक बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया, जो रोलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया था। तो महात्मा गांधी जी अहिंसा चाहते थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन जब ये आंदोलन हिंसा में परिवर्तित हो गया तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब देखिए, भले ही ये जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह था या रोलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया जो आंदोलन था, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन यह जो आंदोलन है वो मुख्य रूप से अभी तक भी शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गाँव में जो लोग हैं वो इस आंदोलन से अनजान थे। तो महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। वो एक ऐसा आंदोलन शुरू करना चाहते थे जो पूरे भारत के अंदर चले इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान जब तक एक नहीं होंगे, वो एक साथ मिलकर के कोई आंदोलन अगर नहीं चलाएंगे, तब तक क्या है, एक बड़ा आंदोलन है वो नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। तो खिलाफत का मुद्दा क्या था ये, जिससे दोनों समुदाय इकट्ठा हुए? तो पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, है ना। पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसमें जो ऑटोमन तुर्की है उसकी हार हो चुकी थी, और इस ऑटोमन तुर्की का जो सम्राट था वो पूरे विश्व के जो मुसलमान थे उनका आध्यात्मिक नेता था, जिसको खलीफा कहा जाता था। तो ऑटोमन तुर्की के ऊपर कुछ संधियां हैं वो थोपी गई, जिन देशों ने उसको जीता था या उसके ऊपर आक्रमण किया था, उसको हराया था, ऐसी संधियां उसके ऊपर थोपी गई। तो इससे क्या हुआ कि इन मुसलमानों ने, विश्व के सभी मुसलमानों ने भारत के अंदर भी अपने जो आध्यात्मिक नेता है इसका अपमान समझा, अपना अपमान समझा। तो इसलिए जो मुसलमान थे उन्होंने भारत के अंदर क्या है, उन जो ब्रिटिश
जो सरकार थी उसके खिलाफ एक आंदोलन है वो शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, एक खिलाफत कमेटी का गठन किया या खिलाफत समिति का गठन किया। कहाँ पे? 1919 में बम्बई में तब इसका नाम क्या था? बम्बई प्रांत था। तो बम्बई के अंदर क्या है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। और इस खिलाफत समिति का जो गठन किया गया, इसके जो नेता थे वो कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। और अब ये जो आंदोलन है ये खड़ा हुआ, तो महात्मा गांधी जी जो थे उनको एक मौका मिल गया हिंदुओं और मुसलमानों को पास में लाने का या उनको इकट्ठा करने का। तो उन्होंने क्या किया, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। समर्थन, खिलाफत आंदोलन का क्या करना है? हिंदुओं को समर्थन करना है। और स्वराज क्या होता है? अपना राज है ना, अपनी सरकार है ना, उसके लिए एक आंदोलन है ताकि हमारा खुद का राज हो, अंग्रेज़ों का राज खत्म हो। तो उसके लिए एक असहयोग आंदोलन है वो शुरू किया जाएगा। असहयोग क्या होता है कि हमें क्या करना है, किसी भी काम में जो ब्रिटिश लोग हैं उनका सहयोग नहीं करना है, उनकी सहायता नहीं करना है। तो इस को लेकर के 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी और दूसरे जो नेता थे कांग्रेस के, उनको राजी कर लिया गया, उनको मना लिया गया कि आपने क्या करना है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना है। और खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन है वो साथ साथ चलेंगे, जिससे क्या होगा, पूरे भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन है वो खड़ा किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो नेता थे उनको मना लिया असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। तो कलकत्ता का अधिवेशन 1920 का क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के दूसरे नेताओं को खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ करके असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था। इसमें इतना ही। अगला जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में उसके विषय में जानेंगे। थैंक यू।